हाय दोस्तों, व्हाट्सअप। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे से होंगे। और आज अपनी ऑप्शंस बाइंग साइकोलॉजी को हम आगे बढ़ाते हैं। और आज भी हम शुरुआत जनरल डिस्कशन से करेंगे दोस्तों। आज ही मेरे सामने आज मेरे एक दोस्त से बात हो रही थी और मैंने उससे पूछा कि एक प्रीमियम है, सपोज़ करिए 25,000 की प्रीमियम है। और उस प्रीमियम का अगर पुट का प्राइस 80 रुपये है और कॉल का प्राइस जो है वो 60 रुपये है। बट जब वो इंडेक्स ऊपर बढ़ता है तो पुट घटेगी। पुट 80 रुपये से घट के अगर 60 रुपये पे आ जाती है और कॉल जो है वो 60 रुपये से 60 रुपये से बढ़कर वो 120 रुपये पहुंच जाती है। तो कॉल तो बढ़ रही है 60 रुपये और ये घट रही है 20 रुपये। तो ये क्या है मतलब, अगर जो पुट घटती है वही तो कॉल को मिलती है। मैंने उससे पूछा तो वो कह रहे यार ये तो बहुत बढ़िया बात है। दोस्तों अब देखिए, आप लोग ट्रेड लगाते हैं बट लोगों को ये नहीं पता कि जो कॉल और पुट का रिलेशन आपस में क्या है। तो मैं आज आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं दोस्तों कि ऐसा नहीं है कि पुट जो फॉल हो रही है वो कॉल वही प्राइस कॉल को मिल रहा है, ऐसा नहीं है। कॉल और पुट का इस तरह का रिलेशन नहीं है कि कॉल घटती है तो पुट बढ़ती है, इस तरह का रिलेशन नहीं है, इस तरह का सीधा सपाट रिलेशन नहीं है। एक्चुअली क्या है कि कॉल और पुट के अगर हम बाइंग करते हैं तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट हैं। और कॉन्ट्रैक्ट इस शर्त पे लगाए जाते हैं, अगर मैं कॉल ख़रीद रहा हूँ तो कॉल की अगर मैं 25,000 की कॉल ख़रीद रहा हूँ तो मैं इस पे ये बेट लगा रहा हूँ कि या तो ये 25,000 जाएगी, अगर ये कम है तो 25,000 जाएगी, और 25,000 है तो 25,000 से ऊपर जाएगी, यानी कि 25,000 से आगे ही बढ़ती रहेगी, 25,000 की दिशा में और उससे आगे बढ़ती रहेगी। पुट में ठीक इसका उल्टा है। तो ये कॉल एक कॉन्ट्रैक्ट है जो हम बाइंग करते हैं। इसी के राइटर्स होते हैं जो सेलर्स होते हैं, वो कॉल को राइट करते हैं। वो एक बहुत भारी भरकम 2-2.5 लाख का प्रीमियम देते हैं। अब वो किस फैक्टर्स पे डिसाइड होता है, वो एक्चुअली उसका अमाउंट देते हैं, जो पूरे इंडेक्स का जो अमाउंट होता है वो देते हैं। तो वो उससे हमें अधिकार मिलता है कि हम प्रीमियम देकर, ध्यान से सुनिएगा, प्रीमियम देकर हम उस कॉल के ऑप्शन को, हम जो उसके कॉन्ट्रैक्ट को ख़रीद सकें। और कॉल राइटर जो हैं वो राइट करते हैं तो वो हमें अधिकार देते हैं। तो कॉल जो सेलर का और कॉल बायर का, इन दोनों का रिलेशन होता है, उसका पुट से कोई लेना देना नहीं है। कॉल बायर को जो प्रीमियम एप्रिसिएशन मिलता है वो कॉल सेलर का नुकसान है। कॉल सेलर को प्रॉफिट तभी होता है जब प्रीमियम गिरे। भाई वो कॉल सेल कर रहा है ना, तो कॉल शॉर्ट कर रहा है। अब अगर कॉल सेलर है तो उसका सेम रिलेशन समझिए इंट्राडे की तरह ही है। इंट्राडे में आपने देखा होगा कि डिलीवरी और इंट्राडे दो तरह के सौदे होते थे। जब आप स्टॉक्स के अंदर आपने ट्रेडिंग में देखा होगा कि डिलीवरी और इंट्राडे दो सौदे हैं। अब इंट्राडे में लोग सेल भी कर देते हैं, डिलीवरी में तो कोई सेल नहीं कर सकता, बट इंट्राडे में लोग सेल भी कर देते हैं, सेल करके फिर बाय कर देते हैं, उसको शॉर्ट करना कहते हैं। सेम यही चीज़ अगर कोई कॉल सेल कर रहा है तो वो कॉल शॉर्ट कर रहा है। जो कॉल शॉर्ट कर रहा है उसका स्पेक्यूलेशन, उसका अनुमान मार्केट के गिरने का है, इंडेक्स के गिरने का है। तो उसे फ़ायदा तब होगा जब इंडेक्स गिरे, जब मार्केट गिरे। तो क्या होगा कि आपके जो कॉल के प्रीमियम होंगे वो कम होंगे, ठीक है। और वो जो कम होगा प्रीमियम, सपोज अगर 60 का अगर 40 रह गया, कॉल का प्रीमियम 60 रुपये था, अगर उसका 40 रह गया तो जो 20 रुपये है वो प्रॉफिट उसको मिल गया। दूसरा उसको प्रॉफिट होता है अगर मार्केट वैसा ही रहे। अगर सपोज करिए कि 25,000 का कॉल ख़रीदा है और 24,900 पे का अभी जो है स्पॉट प्राइस है, ठीक है, जिस पे मार्केट अभी चल रहा है। तो अगर मार्केट 24,900 के आसपास ही रहे तो भी थीटा डिके होता है, प्रीमियम ना इरोड होते हैं, डिग्रेड होते हैं, कमज़ोर होते हैं, समय के साथ साथ उसकी प्रीमियम गिरती है, ठीक है। तो उस वो प्रीमियम जो गिर रही है वो सेलर्स को मिलती है। सेलर्स प्रीमियम लेता है, हम प्रीमियम देते हैं, ठीक है। अब हमारा कैसे फ़ायदा होगा, अगर हम बायर हैं तो हमारा कैसे फ़ायदा होगा वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सपोज़ करिए कि मार्केट जो है 24,900 है, 900 पर है, ठीक है। तो मार्केट में एक ना फैक्टर होता है डेल्टा। डेल्टा क्या होता है, अब 24,900 पे है तो जो 25,000 का जो स्ट्राइक प्राइस होगा वो आउट द मनी होगा, ठीक है। 24,900, 950 वो एट द मनी होंगे। अब ये क्या होता है वो मैं समझा देता हूँ। जो 24,900 है
उस पे जो स्ट्राइक प्राइस है वो ऐट द मनी है, वहाँ पर स्पॉट प्राइस और स्ट्राइक प्राइस सेम हो रहे हैं, तो वो ऐट द मनी के ऑप्शन है और वहाँ पर वॉलेटिलिटी भी ज़्यादा होती है, उसका डेल्टा अमूमन 0.5 रहता है, ठीक है। उसके अंदर के सारे जो स्ट्राइक प्राइस हैं जैसे कि 24,850, 24,800, वो सारे के सारे कॉल साइड के, ठीक है, वो सारे के सारे उसके अंदर के वो हो जाएंगे इन द मनी। और उसके बाहर के 24,900 के बाहर के 24,950 के बाहर के, जैसे कि 25,000, 25,050, फिर 25,100, ये सारे के सारे जो बाहर के हैं वो आउट द मनी हो जाएंगे। और जो बहुत ज़्यादा बाहर के हैं, जो 3-4 स्ट्राइक से बाहर के, वो डीप OTM हो जाते हैं, डीप आउट द मनी हो जाते हैं। जैसे सपोज़ करिए कि अगर आपका 24,950 का ATM चल रहा है, ठीक है, 24,900 के आसपास का प्रीमियम चल रहा है, तो सॉरी 24,900 के आसपास का स्पॉट प्राइस चल रहा है और 24,950 आपका जो है ATM है स्ट्राइक प्राइस का, तो आपका 25,300 जो हो जाएगा वो डीप OTM हो जाएगा, 25,400, 25,600, ये डीप OTMs हो जाएगा, ठीक है। अब इस पर ध्यान से सुनिएगा। तो 24,900 से जब प्राइस ऊपर बढ़ने लगता है, 25,000 की तरफ जाता है, तो क्या होता है कि डेल्टा की वैल्यू मैंने क्या बताया कि जो एट द मनी होते हैं उस पर अमूमन 0.5 होती है। 0.5 का मतलब आधा, आधा का मतलब क्या है कि अगर 1 पॉइंट डेल्टा बढ़ेगा, 24,900 से 24,901 बढ़ेगा, तो उसकी स्ट्राइक प्राइस के प्रीमियम की वैल्यू आधा बढ़ेगी। अगर ये 100 को कवर करना है 25,000 जाने तक, तो उसका प्रीमियम 50 बढ़ जाएगा। सपोज करिए अगर वो 60 पे था तो 50 बढ़ के वो 110 हो जाएगा। बट जब वो 25,000 पे बढ़ता है तो एक बहुत बहुत ही खतरनाक घटना घटती है। अब जैसे 900 से 25,000 तक पहुंच रहा है तो लगातार सेलर का क्या हो रहा है, नुकसान होता जा रहा है ना। तो सेलर क्या करते हैं, भागते हैं उस स्ट्राइक प्राइस से, ठीक है। जब आपको ओपन इंटरेस्ट कम होता हुआ भी दिखता है, ठीक है, तो सेलर भागते हैं। तो सेलर भागते हैं तो सेलर क्या करेंगे कि भाई सेलर जब निकलते हैं तो जैसे इंट्राडे में हमें निकलने के लिए बाय करना होता था, ठीक है, सेल करने के बाद, ऐसे ही यहाँ पर सेलर को प्रीमियम को बाय करना होता है निकलने के लिए, ठीक है। इसी को शॉर्ट कवरिंग कहते हैं कि शॉर्ट कवरिंग हो रही है। आप समझिए मेरी बात को कि एक तो ऐसे भी लोग प्रीमियम खरीद रहे थे क्योंकि मार्केट ऊपर जा रही थी, ठीक है ना, डेल्टा जो था उसके हिसाब से उसको वैल्यू मिल रही थी। और अब आ गए सेलर्स भी, तो जब सेलर्स आ गए और डेल्टा भी आपका बढ़ रहा है, तो एकदम से ना वॉलेटिलिटी क्या होती है, सर्ज होती है, एकदम से ना उठता है, डिमांड उठती है, डिमांड उठती है तो वॉलेटिलिटी सर्ज होती है उस प्रीमियम के अंदर, और उसमें ना इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी आ जाती है, ठीक है। तो आप देखोगे कि अगर वो 25,000 तक पहुंचा है ना, तो आपका वो 50 नहीं बढ़ा है, हो सकता है वो 170 बढ़ जाए, मतलब 60 से 170 पे चला जाए। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी बढ़ गई, ठीक है ना, एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी बढ़ गई, तो वो क्या चला जाए, प्रीमियम 60 से 180, 170 पे चला जाए। फिर उसके बाद वो ऊपर चला जाता है तो क्या होता है कि भाई अब जो सेलर्स हैं वो तो कई जगह ऑर्डर डाल के रखे हुए हैं ना, और आपका जो निफ्टी है वो 50 कंपनीज़ का एक ग्रुप है, 12 बैंक हैं आपके बैंक निफ्टी के अंदर। इसी तरह से अलग अलग एक इंडेक्स जो है कॉम्बिनेशन ऑफ स्टॉक्स है, ठीक है। तो वो जो स्टॉक्स है उन स्टॉक के भी तो ऑप्शंस होते हैं, उन स्टॉक के भी तो डिलीवरी के सौदे होते हैं, इंट्राडे होता है उसके अंदर, तो उनको मोरोवर पता होता है कि उन स्टॉक के अंदर अगर एक पर्टिकुलर वैल्यू है तो उनको पता है कि इस वैल्यू से ऊपर नहीं जाएगा ये। या फिर उन्होंने देख लिया है कि भाई 25,050 पर जो पुट है, सॉरी 25,050 पर जो कॉल राइटर है वो बढ़ रहा है धीरे धीरे, या कॉल राइटर अभी भी बना हुआ है, तो उनको पता लग जाता है कि भाई चलो वो निकल जाते हैं, क्योंकि वो भाई उनको नहीं पता होता ना कि इंस्टेंट कितना लॉस हो जाएगा, तो वो डर के निकल जाते हैं, क्या पता वो 25,050 से भी कम होने लग जाए। बट जब वो देखते हैं कि 25,050 पे बढ़ रहा है तो सेलर्स दोबारा से एंट्री करते हैं। अब प्रीमियम के अप्रिशिएट होने का राज ये था कि वो बाय करते हैं तो डिमांड बढ़ती है, ठीक है ना, डिमांड बढ़ती है तो प्रीमियम एकदम से सर्ज होंगे, ठीक है। जो आपका है वो डेल्टा के साथ साथ वो इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी भी आ जाएगी। एक और इसमें फैक्टर है, सपोज अगर पहले 100 सेलर थे और 100 बायर थे, ठीक है, और सबको 100 को अगर मान लो पहले सपोज करिए कि 60-60 सबको मिल रहा था प्रीमियम, ठीक है, क्योंकि वो प्रीमियम लेते हैं सेलर्स। तो अगर वो 100 से 50 रह गए तो सोचो अब कम रह गए तो उनको ज़्यादा प्रीमियम मिलेगा ना, क्योंकि और बायर बढ़ भी रहे हैं।
तो उनको तो प्रीमियम की वैल्यू ज़्यादा मिलेगी ना, जो रुक गए ज़्यादा मिलनी चाहिए ना, ठीक है। तो भले ही उनका नुकसान हो रहा है भाई, जो प्रीमियम जा रहा है उनका, बट जब वो रुकेगा एक जगह पे रुकेगा, तो कायदे से मैथमेटिकली अब जब बायर की संख्या ज़्यादा है और सेलर की संख्या कम है, तो उनको जाहिर सी बात है वहाँ से मार्केट गिरेगी तो उनको प्रीमियम ज़्यादा मिलेगा। तो वहाँ पर सेलर्स ना दोबारा, जैसे कबूतर बैठते हैं ना एक जगह जहाँ दाना बहुत ज़्यादा होता है और कबूतर आगे बैठने लग जाते हैं, वैसे सेलर्स दोबारा उसके ऊपर आने लग जाते हैं। जब वो उसके ऊपर सेलर्स आने लग जाएंगे तो इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी क्रश हो जाएगी, ठीक है। दोबारा से जितने बायर है उतने सेलर हो जाएंगे, बायर की संख्या कम होगी तो इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी क्रश हो जाएगी। और फिर आप देखोगे कि निफ्टी ज़्यादा नहीं ऊपर नीचे जा रही है, निफ्टी 3-4 पॉइंट ही जा रही है, बट आपका प्रीमियम जो है इरोड हो रहा है, घट रहा है, तो वो इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी क्रश होती है, वो वापस अपने डेल्टा की वैल्यू तक पहुंच जाती है। आप समझ में आ रहे हैं जो अनाप शनाप गेन हुआ है ना। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि अगर ये 25,000 तक जा रही है तो डेल्टा के हिसाब से ये कितनी बढ़ेगी, और अगर ये उससे ज़्यादा बढ़ रही है और बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और 5-10 मिनट बढ़ गई है तो तुरंत निकल जाएं। क्योंकि अगर 25,050 पे कोई बैठा हुआ है, ओपन इंटरेस्ट अगर कॉल का बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, अगर वो रजिस्टेंस बन रहा है अच्छा खासा, तो ये 100% ये क्रश होगी और ये उससे नीचे जाएगी, ठीक है। तो ये दोबारा बैठने लग जाते हैं और ये क्रश हो जाती है। फिर अगर, अच्छा अब मैं इसके अंदर भी लोग जो एकदम से बढ़ता है ना, एकदम से बढ़ता है तो लोग ना, और बायर भी ऐसा नहीं है, बायर भी दाना, बायर को ऐसा लगता है कि दाना है वहाँ पर, और वो मिराज होता है, दाना नहीं होता है वो ना, एकदम ये समझ लीजिए कि काटने वाले केकड़े बैठे होते हैं, ठीक है, सेलर्स। और अब फट से पिजन को ना, जो पिजन बैठता है बायर, उसकी एकदम ठोठी पकड़ लेते हैं एकदम, ठीक है। तो जो उसके एकदम नेक को एकदम अपने हाथ से वो क्लच कर लेते हैं। उसका कारण क्या होता है, उसका कारण ये होता है दोस्तों, उसका कारण होता है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग अपॉर्चुनिटी। अब फोमो के मैं दो बेहतरीन एग्जाम्पल दूंगा। पहला एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं 1720 का, और ये बहुत फेमस एग्जाम्पल है। 1720 में एक कंपनी थी साउथ सी, ब्रिटेन की कंपनी थी, जो ब्रिटेन के जो लोन्स होते थे गवर्नमेंट के वो मैनेज करती थी, ठीक है। तो भाई गवर्नमेंट के लोन मैनेज कर रही है तो समझो बहुत प्रॉफिटेबल रहेगी। तो वो जब कंपनी स्टॉक मार्केट में आई तो वो बहुत जल्दी जल्दी उसके शेयर बढ़े, ठीक है। अब मैं उस व्यक्ति का एग्जांपल दे रहा हूँ जो एकदम बहुत ज़बरदस्त व्यक्ति है, जिसके सर पे एप्पल आके गिरा था और जिसने ग्रेविटेशन के बारे में मैं बताया था और बहुत सारे जो है लाइट के ऑप्टिक्स के भी सिद्धांत दिए थे। मैं सर आइजैक न्यूटन की बात कर रहा हूँ। न्यूटन ने भी उस कंपनी में पैसा लगाया था, तो उनकी जो फर्स्ट ट्रेड था उसमें 7,000 पाउंड लगा के उन्होंने 20,000 पाउंड बनाए थे। अब उन जब वो बाहर निकले पैसा लेके तो वो देख रहे कि भाई लोग तो अभी भी लगा रहे हैं, इसकी कीमत तो अभी भी बढ़ रही है। अब अभी बढ़ रही है तो उनको फोमो आ गया, उनको आ गया कि यार मैं ही रह जाऊंगा। उन्होंने पूरे 20,000 के 20,000 पाउंड दोबारा से लगा दिए, और लगा दिए तो आपको पता ही है दोस्तों, जब वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और एकदम से डिमांड आ जाती है, और ये डिमांड लिमिटेड है, लोग लिमिटेड है, पैसा लिमिटेड है, ये सब पता होता है बड़े इन्वेस्टर को। तो लोग एकदम से स्केप करते हैं, ठीक है। और जब लोग स्केप करने लग गए बड़े इन्वेस्टर, तो उसकी कीमत गिरने लग गई। तो न्यूटन सर हमारे 7,000 पाउंड भी नहीं बचा पाए, ठीक है, और बहुत भारी नुकसान हुआ उनको। इसीलिए न्यूटन ने कहा कि मैं तारों की स्पीड की मैं कैलकुलेशन कर सकता हूँ, बड़ी बड़ी मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकता हूँ, बट जहाँ पर भावनाएं इन्वॉल्व हैं उन सौदों की मैं कैलकुलेशन नहीं कर सकता, ठीक है। भावनाएं इन्वॉल्व होती हैं दोस्तों, आपका ही एक घर है, ठीक है, अगर मार्केट में अच्छी खासी लिक्विडिटी है तो उसी घर को जो आज की डेट में 1 करोड़ का है, उसको लोग 1 करोड़ 10 लाख में, 1 करोड़ 20 लाख, 1 करोड़ 30 लाख, 1 करोड़ 40 लाख में खरीदने के लिए राजी हो जाएंगे। लोग क्या है, लोग खरीद रहे हैं ना, लोग खरीद रहे हैं ना। इसी का दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, जो आपका लेमन ब्रदर का जो क्राइसिस हुआ था 2008 में। अब हुआ क्या था, ये 2000 से 2008 तक चला था, ठीक है। मतलब क्राइसिस तो 2000, मतलब जो बबल जो बस्ट हुआ था वो 2008 में हुआ था, बट वहाँ पे एक मतलब रूल क्या था, मतलब रूल क्या कहूँगा, अगर वहाँ पे एक चलन क्या चल रहा था, कस्टम क्या चल रहा था, कि जो प्रॉपर्टी लोन होते थे, जो कोलेटरल बेस्ड जो लोन होते थे, उसको बैंक बहुत सेफ मानता था। तो बैंक क्या करता था, जो होम लोन होते हैं, ठीक है, वो रियलिटी को जो कोलेटरल मान के, जो प्रॉपर्टी है उसको कोलेटरल मान के वो लोन दे देता था।
अब किसी ने लोन ले दिया, अब भाई मैंने ले लिया 1 करोड़ का लोन, अब मुझे कोई दूसरी 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी पसंद आ रही है, तो मैंने क्या करा, मैंने इसको 1 करोड़ 20 लाख में सेल करने के लिए डाला। अब कोई दूसरा आया, उसको पसंद आई, उसने कहा यार मैं तो लूँगा। अब वो बैंक के पास गया, उसने उसको दोबारा से वो मॉर्गेज पे रख दिया और उसको कोलेटरल पे रख दिया, सॉरी उसको कोलेटरल पे डाल दिया, और वो कोलेटरल पे डालने के बाद वो उसने लोन उठा लिया। फिर उसके बाद 1 करोड़ 20 लाख के बाद भाई उसको भी कोई दूसरी प्रॉपर्टी पसंद आई या उसको और प्रॉपर्टी लेनी हुई, तो बैंक ने उसको भी कोलेटरल पे रख के उसको लोन दे दिया। तो जब ये 2004 आया ना, तो सब प्राइम इसको कहते हैं, सब प्राइम क्राइसिस कहते हैं, मतलब सब प्राइम मॉर्गेज कहते हैं। मतलब सब प्राइम का मतलब जिनकी क्रेडिट हिस्ट्री बेकार थी ना, उसको भी बैंक लोन देने लग गया था, क्योंकि वो कोलेटरल को ना बहुत सेफ मानता था। अब आप उस समय ऐसा था कि जो लोग इनफॉर्मल बिजनेस में भी काम कर रहे थे, एक नॉर्मल सपोज कर लीजिए स्वीपर भी है ना, उसके भी 3-3 4-4 प्रॉपर्टी के लोन चल रहे होते थे, और उसको कोई दिक्कत नहीं होती थी, क्योंकि अगर लोन की कोई दिक्कत हुई तो वो एक को भारी दामों में बेच देगा और वो चुका लेगा। बैंकों के भी ज़बरदस्त तरीके से लोन जा रहा था, बैंकों का भी अच्छा खासा फ़ायदा हो रहा था। अब आपको पता है कि जब मार्केट में, एक और मैं फैक्टर बता रहा हूँ दोस्तों, जब मार्केट में लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा होती है ना, अब देखो यही होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसको आप स्टडी करोगे ना तो बहुत अच्छे से स्टॉक मार्केट को समझोगे। तो जब मार्केट में लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है ना, तो उससे बहुत सारे नुकसान भी होते हैं। उससे महंगाई बढ़ जाती है, इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। ऑलरेडी अगर आपके पास 1 लाख रुपए है, तो आप ना उस चीज़ को 1 लाख का नहीं बेचोगे। आप कहोगे भाई मैं क्यों 1 लाख का बेचूँ, मैं तो इतना सफिशिएंट अमाउंट है मेरे पास, मैं 1,10,000 का बेचूँगा, मैं 1.5 लाख का बेचूँगा, मैं 1,20,000 का, 1,50,000 का बेचूँगा, ठीक है ना। तो आप ना उसको और महंगे रेट में बेचते हो, तो इससे दूध दही आपका खाने की चीज़ और हर कमोडिटी का दाम जो है बढ़ने लग जाता है। तो गवर्नमेंट इस लिक्विडिटी को सक करने के लिए जो इंटरेस्ट रेट है वो इंक्रीज़ करती है। गवर्नमेंट लिक्विडिटी को मार्केट में बढ़ाने के लिए, अगर इन्फ्लेशन बहुत कम हो गया है, सपोज़ करो इन्फ्लेशन बहुत ही कम चला गया है, भाई इन्फ्लेशन अगर 1-1.5% भी चला गया, तो ये ना बहुत खतरे की भी बात है कि भाई मार्केट के अंदर तो लिक्विडिटी नहीं है, भाई पैसा ही नहीं है। तो बैंक क्या करता है, अपनी इंटरेस्ट रेट कम करता है। जब इंटरेस्ट रेट कम करेगा, ब्याज को कम करेगा, तो लिक्विडिटी अपने आप आ जाएगी। जब वो देखता है लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो कैश को सकिन करता है, और कैश को सकिन करने के लिए वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है। तो फेडरल रिजर्व ने, जो वहाँ का सेंट्रल बैंक है अमेरिका का, उसने इंटरेस्ट रेट बढ़ाना शुरू करा। अब इंटरेस्ट रेट बढ़ाना शुरू करा तो लोगों की किस्तें बढ़ गई। लोगों की किस्तें बढ़ गई तो भाई अब बहुत से लोग देने में समर्थ नहीं हुए। अब क्या करें, लोगों ने प्रॉपर्टी, बहुत सारे लोगों ने बेचना शुरू करा। लोग कह रहे भाई हम नहीं बढ़ सकते, हमें प्रॉपर्टी सेल करनी है। बहुत सारी प्रॉपर्टी सेलिंग में आ गई, अब उतने बायर ही नहीं थे। भाई लोग तो इसलिए खरीद रहे थे ना कि लोन सस्ते थे, लोन चीपर थे, लोन बैंक आसानी से दे रहा था, अब उतने बायर ही नहीं थे। भाई बबल बर्स्ट हुआ, ठीक है, और ज़बरदस्त बर्स्ट हुआ, और इतना तगड़ा बर्स्ट हुआ 2008 में कि एकदम रिसीशन ही ले आया वो, ठीक है। और आप समझिए कि किस तरह से जो भावनाएं जो होती है वो काबिज हो जाती हैं, और बड़े बड़े तंत्र भी उसको समझ नहीं पाते, ठीक है। तो इसी तरह से जब वो अपर पे चला जाता है, जब इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी आ जाती है, जब शॉर्ट कवरिंग आ जाती है, और आप तब भी घुस रहे हैं, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि ये जेन्युइन, ये अगर इतने से इतने पर है तो ये जेन्युइन कितना बढ़ना चाहिए। अच्छा उतने पर भी है, अगर 60 रुपये पे भी है, वो भी फेयर वैल्यू पे है या नहीं है, ये भी जानने के तरीके हैं, ठीक है ना। इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। वीडियो को हम यहाँ पर विराम देते हैं। इस फैक्टर को हमने अच्छे से समझा, हम इसके और सारे बहुत सारे टेक्निकल पहलू पे हम चर्चा करेंगे। जैसे मैं आपको बताना चाहता था कि व्यक्ति जब उसके अंदर घुसता है तो ब्रेन का कौन सा हिस्सा काम करता है, उसमें प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कैसे काम कर रहा है, उसमें हिपोकैम्पस कैसे काम कर रहा है, उसमें एमाइगडाला कैसे काम कर रहा है। अब ये नहीं है कि साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी है ये जानकर क्या, नहीं 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 दोस्तों, आपके ऊपर कैसे वो चीज़ असर कर रही है, ठीक है। आपके अंदर अगर वो इमोशन आ रहा है, आप काट के भाग रहे हो, तो क्यों काट के भाग रहे हो। अगर आप क्या नाम है, अगर आपका थोड़ा लॉस हो जाता है, तो उसे रिस्क को कवर करने के लिए आप, अगर इंसान का लॉस हो जाता है तो 100 रुपये का लॉस 100 रुपये के प्रॉफिट से ज़्यादा पेनफुल होता है। इसको कहते हैं रिस्क एवर्जन, ठीक है। इसको कहते हैं कि जो रिस्क का जो पेन होता है, वो सॉरी, जो पेनफुल, जो आपका क्या कहते हैं लॉस हुआ है, उसका पेन बहुत ज़्यादा होता है, और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस क्रिएट करता है। वो आपके दिमाग में कॉर्टिसोल लेवल को बढ़ा देता है। तो आपका दिमाग उसको कम करने के लिए ना रिस्क टेंडेंसी को बढ़ाता है,
वो कहता है कि और ज़्यादा रिस्क, इसका एक पूरा ना साइकोलॉजिकल पैटर्न है, ठीक है? और उसके पूरा एक न्यूरोलॉजिकल पाथवे है। मैं आपको दोनों समझाऊँगा ताकि आपके दिमाग में अगर वो चीज़ आए, तो आपको पता रहे कि दिमाग को कैसे मेरे को कंट्रोल करना है और ये क्यों हो रहा है, और आप एक अच्छा पैटर्न अपने दिमाग में बनाने में कामयाब हो पाएँ। तो इस पे मैं आगे साइकोलॉजिकल पैटर्न पे चर्चा करूँगा दोस्तों, और इसके जो मैंने अभी आपको बताया, इसके और भी 2-3 पहलू हैं जो बायर और सेलर के हैं, तो वो भी मैं बताऊँगा। आपने यहाँ तक वीडियो को सुना तो उसके लिए दिल से आभार। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मेरे जीवन में तो वैसे भी अच्छे लोगों की बहुत कमी है, और मतलब सभी लोग अच्छे होते हैं, मेरे अलावा दुनिया में मैं मानता हूँ सभी लोग अच्छे हैं। मैं बहुत कम लोगों से ही मिल पाता हूँ जो, मैं जिस दोस्त की बात कर रहा हूँ वो अच्छे से जानता है। बहुत कम लोगों से मिलता हूँ और आपको कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ। आप किसी भी तरह से, आप किसी भी तरीके से, किसी भी फॉर्म में मुझे अपना प्यार दे रहे हैं, तो समझिए कि आप मेरी ताकत को बढ़ा रहे हैं। मैं और बेहतरीन वीडियो बनाऊँगा, मैं और बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको समझाऊँगा, और बेहतरीन एग्जांपल देके समझाऊँगा। तो मेरे साहस को बढ़ाने के लिए, मेरे पोटेंशियल को बढ़ाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मेरे को आपके साथ की बहुत बहुत ज़रूरत है। हर तरीके से आप मुझे सपोर्ट करिए, और आपका प्यार एक आर्टिस्ट को, एक अच्छे इंसान को मेरे अंदर बिल्डअप कर रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।